नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। और सीईटी एग्जाम के कंप्लीट होने के बाद विद्यार्थियों के मन में एक नया प्रश्न है, क्या सर मेरा सीईटी क्लियर होगा? यदि होगा तो कितने नंबर पे होगा? मेरे 42 क्वेश्चन सही है, कोई कह रहा 80 सवाल सही है, कई तो बोल रहे 130 सवाल सही है। उनको नासा वाले भी ढूंढ रहे, वो अलग बात है। खैर, अपन का जो मेन मोटिव है कि इसमें 40% आप ले आओ, ताकि अगली परीक्षाएं जो भी होगी उसमें मान लीजिए आपके ग्राम सेवक हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, पटवार हो गया, जो बहुप्रतीक्षित है, ये सब वैकेंसीज के लिए आप क्वालिफाई हो जाओ। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। पेपर का लेवल कई बार अपन को लगा कि पहला पेपर जब सीईटी का देख के आया बच्चा तो एकदम मतलब खुशी का माहौल था। हमें भी लगा बिल्कुल इजी पेपर आ रहा है, मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं कह सकते। यदि थोड़ा सा भी ढंग से किसी ने 1 महीना भी तैयारी की है, जिसका बेसिक थोड़ा भी ठीक है, वो 40% स्कोर कर रहा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सेकंड शिफ्ट आते आते थोड़ा पेपर ने रंग दिखाना शुरू किया। तीसरी शिफ्ट के अंदर ऐसे लगा कि जो हवाई वादे थे वो धराशायी हो गए और पेपर के अंदर पता नहीं क्या ही नए सवाल आ रहे हैं। जैसे कि आलोक राज जी इस बार अध्यक्ष जो बने हैं, वो आरएसएस के ऐसे अध्यक्ष हैं जहां पर अपन को खुद को भी लग रहा है कि वाकई कोई अध्यक्ष काम कर रहा है और लगातार विद्यार्थियों के प्रति वो पूर्ण रूप से सचेत है। उनको बार बार ट्विटर के माध्यम से वो रिप्लाई दे रहे हैं। एक बहुत अच्छी पहल है उनकी और अभ्यर्थियों के मन में एक पॉजिटिव अप्रोच आ रही है। तो हम सब लोग इसके ऊपर बात करेंगे, आखिर सीईटी में नॉर्मलाइजेशन होगा, इससे पहले कौन कौन सी भर्तियों के अंदर इस तरह के नॉर्मलाइजेशन हुए हैं, क्या ये मामला कोर्ट में भी जाता है या केवल धरातल स्तर पर बोर्ड के द्वारा इस मामले को संतुष्ट कर दिया जाता है। हर तरह की, हर पहलू की बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे दरख्वास्त करूंगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार सीईटी परीक्षा के प्रश्न हमारी यूट्यूब की क्लासेस, हमारी ऑनलाइन क्लासेस, हमारी ऑफलाइन क्लासेस से अंदर सीधे सीधे छपे हैं। यानी किसी बच्चे ने हमारी लास्ट की मैराथन क्लासेस भी देखी है तो भी वो गागर में सागर थी, बहुत अच्छा ऑप्शन था वो। अपन की अभी सीईटी 12th लेवल की क्लासेस भी शुरू हो चुकी है। चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। साथियों, आप सबको पता है नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी विधि है जहां पर एक ही परीक्षा के लिए अलग अलग शिफ्ट में जब परीक्षाएं आयोजित होती है तो हर परीक्षा का जो पेपर का लेवल है वो कहीं 19, 20, 21, 22 तक चला जाता है, यानी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। और उसमें बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी हर जगह अलग अलग है। तब वहां परीक्षाओं के कंप्लीट होने के बाद जो एग्जामिनेशन बोर्ड है, जो भी हो, मान लीजिए राजस्थान के अंदर होगा तो आरएसएस भी, आरपीएससी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एसएससी कराता है, बैंक कराता है, सबकी एग्जाम्स के लिए सभी बोर्ड जो है वहां पर इंटरनल डिसीजन के माध्यम से एक फॉर्मूला तैयार करता है। उस फॉर्मूला के माध्यम से सभी पेपर के अंदर जितने बच्चे बैठे गए थे, जिन जिन शिफ्ट में बैठे हैं, उन सभी की एवरेज मार्किंग की जाती है कि एवरेज मार्किंग क्या है, लो है, हाई है। जो लो है उनको थोड़ा सा क्या दे दिया जाता है, जंप दे दिया जाता है। और एवरेज रूप से किसी की हाई मार्किंग है तो थोड़ा सा उसको कम कर दिया जाता है कि यहां पर सभी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसका कारण हो सकता है पेपर का लेवल ही थोड़ा इजी था, तो वहां पर उनकी मार्किंग थोड़ी सी कम कर दी जाती है। और जहां सभी एवरेज बच्चों ने मार्किंग के अंदर जो अपने एग्जाम को देने के बाद जो उनके स्कोर है वो कम हो रहे हैं, तो बोर्ड को लगता है कि इन वाकई बच्चों के साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई है, पेपर का लेवल हार्ड था, तो उन्हें बोनस मार्क्स के रूप में नॉर्मलाइजेशन के अंदर उन्हें जंप दे दिया जाता है। ये तो होता है नॉर्मलाइजेशन। राजस्थान के अंदर एलडीसी हो, पिछली बार की सीईटी परीक्षा हो, इसके अलावा जहां पर भी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो लास्ट वाली हुई है, उन सभी के अंदर नॉर्मलाइजेशन किया गया है। नॉर्मलाइजेशन करने के लिए बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, इनको कई बार लोगों ने कोर्ट में भी चैलेंज किया है। अंततः यही बात सिद्ध हुई कि जो बोर्ड निर्णय लेगा वो अंतिम निर्णय होगा। क्योंकि ये केवल और केवल एक आपके पास एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा मामला नहीं रहेगा। और 40%, चूंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि करीबन 7 लाख लोगों के 40% बनने के आसार है, तो काफ़ी बड़ी संख्या है जो आगे की परीक्षाओं के अंदर बैठेंगे। और अभी से आगे की परीक्षाओं के बारे में आप सोचना तय कर दीजिए, ताकि आगे की जो राहें हैं वो आपके लिए खुली रहे। अब हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इस आखिर किस शिफ्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इसका फायदा हुआ, एग्जाम इजी लगा, हार्ड लगा? तो देखो भैया, ये आलोक राज जी है जो हर बात पे ट्वीट करते रहते हैं, और अच्छी बात है कि इसके ट्विटर हैंडल पे अध्यक्ष महोदय जी के बहुत सारे लाखों की संख्या में विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के अंदर देखिएगा, यदि पहले पेपर के अंदर 50% लोगों ने बोला था क्या है, मीडियम है,
दूसरे के अंदर 48% लोगों ने बोला मीडियम है, तीसरे पेपर के अंदर 43% और चौथे पेपर में उस समय तक जो है वो कम लोगों ने वोटिंग की थी। तो यहाँ से सिद्ध हो रहा है कि जो तीसरा पेपर है वो आपके पास थोड़ा सा क्या था, आपके पास क्या था, हार्ड था। यानी यहाँ पर बहुत आसान वाले लोग भी कम हैं और इधर भी देखें तो भी कम है, परंतु जो आपके पास मीडियम पेपर के बारे में सबसे ज़्यादा कहने वाले लोग कौन से हैं, तो आपके पास पहला और सेकंड पेपर तो इजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक कि पहले और दूसरे पेपर के अंदर तो 2 सवाल सेम टू सेम ही थे, जो पहले पेपर में भी थे दूसरे पेपर में भी थे। तो इसमें कोई शंका समाधान नहीं है कि पहला और दूसरा पेपर आसान था। बिल्कुल चेहरे की मुस्कुराहट बच्चों की बनी रही। और रात को कई यूट्यूबर्स ने उनको कहा था कि इस चैप्टर को पढ़ के चले जाना, योजना आयोग पढ़ के जाना, इसमें से पक्का सवाल आया। और अगले दिन जब परीक्षा हॉल के अंदर जब बैठे, उन्होंने सोचा ये सवाल तो आएगा, और जाकर जब देखा तो ये प्रश्न नहीं था। तो कई बार क्या होता है, जब आग लगे तब कुआं खोदना सबसे बड़ी मूर्खता है। परीक्षा हॉल में जाने से पहले यदि आप लोगों ने हमारी क्लासेस को ढंग से किया होता तो आपको वहाँ पर मिलता कि हर चीज़ हूबहू पढ़ाई गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट और चौथा शिफ्ट, इसमें से जो थर्ड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट जो है और फोर्थ शिफ्ट है, ये दोनों का पेपर जो है अच्छे लेवल का रहा इन कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। तो यहाँ पर क्या होगा कि इनमें से जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के 42 सवाल सही है तो उसकी जो मार्किंग है वो 40 पे आ जाएगी, उनको कम कर देंगे। इसमें भी ऐसा कर देंगे। थर्ड वालों के किसी के 38 सवाल सही है तो उसके नंबर बढ़ के 40 तक आ जाएंगे। यानी इनको अब सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और उसके बाद इसको मिलेगा। सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? इसको मिलेगा, फिर इसको फायदा मिलेगा, फिर इसको, और सबसे कम फायदा जो मिलेगा वो आपके फर्स्ट शिफ्ट वालों को मिलेगा। यानी सबसे पहले जो परीक्षा देने गए हैं उनके नंबर थोड़े से क्या होंगे, कम होंगे, और तीसरी और चौथी शिफ्ट वालों को फायदा मिलेंगे। कम होके ऐसा नहीं है कि 60 के 40 कर देंगे। मान लीजिए आपके पास जो 150 सवाल थे, अब इसमें से अपन को 60 प्रश्न ठीक करने थे। कितने प्रश्न ठीक करने थे? 60 प्रश्न ठीक करने थे 40% बनाने के लिए। अब यहां पर क्या है, किसी के 60 प्रश्न ठीक करने थे, अब यहां पर किसी ने 62 प्रश्न ठीक किए तो ये कितने हो जाएंगे? 60 प्रश्न पे आ जाएंगे। किसी ने यहां पर जो है आपके 58 प्रश्न ठीक किए, परंतु इसका स्कोर जंप होके कितना हो जाएगा? 60 पे हो जाएगा। यानी 2 सवालों तक का ऊपर नीचे मेल जोल, ऊपर नीचे आपको दिख सकता है। सर मैं तो एकदम किनारा माते हूँ, कई करूँ, कोई बात नहीं। आप लोग किनारे पे हैं तो आप लोग बीच मझदार में जाने से पहले 12th लेवल की और भर्ती परीक्षा है, सीईटी 12th है ही है, उसकी तैयारी ढंग से करो। इसके अलावा लैब असिस्टेंट बिना सीईटी के आ रही है, जेल प्रहरी बिना सीईटी के आ रही है, उन सभी की तैयारी करो। उनकी सभी लाइव क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। फ्री नोट्स चाहते हो कि सर हमें तो कोचिंग कुछ नहीं करना, हमें तो नोट्स दे दो, आप PDF दे दो, तो प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लो, वहाँ से ले लो। और फ्री क्लासेस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारा यूट्यूब सर्वे कहता है कि हमारे लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोगों ने बात की आलोक राज जी के इन ट्वीट के माध्यम से, यानी जो सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा थर्ड को मिलेगा, फोर्थ को उसके बाद सेकंड को, सबसे कम फायदा मिलेगा थर्ड को। अब जो है परीक्षा भी इस बार बहुत ज़्यादा लोगों ने दी है। यानी जो पिछली बार की जो सीईटी थी उसके अंदर अटेंडेंस जो थी करीबन 73% थी, ये अटेंडेंस इस बार बढ़ के 89% हो गई है। यानी बहुत ज़्यादा बच्चों ने इस बार परीक्षा दी है। एक अच्छी बात है, शुभ संकेत है। परीक्षाएं बच्चे दे रहे हैं, बच्चों का इन परीक्षाओं के अंदर पूरा का पूरा विश्वास है और आगे भी इन भर्ती परीक्षाओं को करवाया जाएगा। और जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, आप तैयारी रखो। और जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं उनको पॉजिटिव एनर्जी के साथ पटवार, वीडियो वगैरह की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब देखिएगा, मैं जैसे सवाल बताऊँ आपको, हमने खुद ने पेपर सोल्व कराया था यहाँ पर। तो श्वेत क्रांति जो है उसका सवाल पहली शिफ्ट में आया, तो हमने कहा था दूसरी शिफ्ट वालों पढ़ के जाना क्रांति। दूसरी शिफ्ट में और क्रांति का आ गया भाई साहब। दूसरी क्रांति के अंदर हरित क्रांति का सवाल आ गया था, यहाँ की मैंने खुद ने बोला था हरित क्रांति को पढ़ के जाना। यहाँ पर जो है उनके जनक पूछ लिए गए। नीली क्रांति का संबंध जो है मछली पालन से था, यह भी सवाल आ गया था सेकेंड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट के अंदर इस तरह का कोई सवाल ही नहीं था। चौथी शिफ्ट के अंदर वापस ऑपरेशन फ्लड जो कि श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन संबंध रखता है, जो पहली पारी में भी था। यानी ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो थर्ड शिफ्ट में नहीं थे। जैसे हम लोग राजस्थान की या भारत की जब भी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के अंदर हम लोग नदियों के बारे में वर्णन अच्छे से करते हैं। हर भर्ती परीक्षा के अंदर इसके सवाल आते हैं। पहली शिफ्ट में भी आया, दूसरी शिफ्ट में आया, तीसरी में नहीं आया, चौथी शिफ्ट में वापस आ गया। यानी तीसरी शिफ्ट वाले देखते रह गए, भैया मेरे साथ ये कैसा हो रहा है। योजना आयोग का सवाल पहले में भी आया, नीति आयोग का सवाल आया, तो हमें लगा कि ये थर्ड में भी आएगा, थर्ड वालों के गायब हो गया है ना। करंट अफेयर्स में देखें तो ओलंपिक्स का पहली
शिफ्ट में सवाल आया, थर्ड शिफ्ट के अंदर देखने को नहीं मिला, फोर्थ में भी देखने को नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे प्रश्न है ना। जैसे अपन लोग देखा तो करंट अफेयर्स का भी जो लेवल था थर्ड के अंदर जाते जाते अच्छा हो गया। सवालों का जो विस्तार था उसके अंदर भी विचार करने वाले योग्य प्रश्नों की संख्याओं के ऊपर ज्यादा बल दिया गया। यानी आपके पास ओवरऑल देखा जाए तो द्वितीय दिन की जो परीक्षाएं हुई है वो दोनों ही पारियों के अंदर अच्छे लेवल के प्रश्न थे, थर्ड हो या फोर्थ हो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब फोर्थ वालों को एकदम ही लॉलीपॉप हलवा मिल गया, हलवा नहीं मिला। थर्ड वालों के, फोर्थ वालों के, दोनों का मामला थोड़ा डेंजर रहा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं किसी भी बच्चे के 57 सवाल भी यदि थर्ड शिफ्ट में सही है तो उसके अच्छे चांसेस है 2-3 सवाल का जंप मिलना ही मिलना है। फोर्थ वालों को मिलना है, फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर कम हो जाएगा, पर इतना भी कम नहीं होगा। बस आप लोग आगे की तैयारी करते रहें। ऑफिशियल आंसर की आने से पहले हम सब लोगों ने अपनी आंसर की बताई है, अन्य चैनल में भी बताई है, पर अल्टीमेटली जो आंसर की सही होगी वो बोर्ड की होगी। बोर्ड तय करेगा आंसर की कौन सी सही मानी जाएगी। ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान के नए जीके के बारे में आपका दिमाग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इधर उधर मत पढ़िए, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। करंट अफेयर्स को थोड़ा ढंग से पढ़ते रहें, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहें। सिलेक्शन आने वाले टाइम में आपका निश्चित है। जैसे भूगोल के अंदर मैंने बता ही दिया, योजना आयोग का सवाल थे, पहली और दूसरी शिफ्ट के अंदर 2 सवाल तो सेम टू सेम ही थे। ये मामला था पूरा का पूरा, यानी नॉर्मलाइजेशन होगा। उसका फॉर्मूला क्या रहता है, प्रीवियस ईयर में क्या रहा, मैंने आपको बता ही दिया है। वो बोर्ड खुद तय करेगा। इसके लिए पूरी की पूरी एक उच्च स्तरीय कमेटी बैठेगी, वहीं पर एग्जामिनेशन सेल के अंदर वो निर्णय लेगी कि किस शिफ्ट को फायदा देना है और किस शिफ्ट के विद्यार्थियों के नंबर्स को कम करना है। ये पूरा का पूरा आंतरिक मामला है, उसमें आप और हम लोग इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में सीईटी संबंध में नए वीडियोस को देखने के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा। लैब असिस्टेंट के बैच हमारे यहाँ शुरू हो चुके हैं, जेल प्रहरी के शुरू हो चुके हैं, दोनों के दोनों सीईटी में नहीं है। आगे सीईटी परीक्षा पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए पटवार के नए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच हमारे यहाँ शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, हॉस्टल वार्डन की आने वाली है, यानी मल्टीपल वैकेंसीज आपका इंतजार कर रही है। जरूरत है तो दमदार और शानदार तैयारी की करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।